Hello everyone, welcome back. So this part is regarding the revision and quick revision of basically inorganic chemistry for class 12th board exam. It will cover 2 units which is D and F block elements and coordination compounds. So this will give you an insight about all the topics basically related from examination point of view. तो जो भी important topics हैं उनको highlight किया गया है. Go through the topics, go through the questions which are given in the description box. उससे आपको complete picture मिल जाएगी कि कैसे questions इन दोनों unit से आते हैं and that will definitely improve your performance. So let's start. D और F block elements का जो ये concise notes है, these are based on previous year questions. So सिर्फ वही parts को highlight किया गया है जिसमें से सबसे ज़्यादा questions पूछे गए हैं. Apart from this, कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक में देखकर पढ़ने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट सारे पॉइंट्स हाईलाइट यहाँ कर दिए गए हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो सबसे पहले क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आता है वो आता है व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो इसमें आ सकता है बेसिक डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर गिवन एलिमेंट्स जो हैं डी ब्लॉक हैं बट ट्रांजिशन नहीं है, और वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. देन कम्स व्हाट इज द कॉमन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फॉर द डी एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो उसमें आप देख सकते हैं इट हैज अ इनर n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स. और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि कौन से एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं जो ये वाला फॉलो नहीं करते, नॉर्मल ट्रेंड और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करते. तो वो आपको पता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम और कॉपर है ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस. देन एज आई सेड कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है या फिर देयर आर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर से, और वो डिपेंड करते हैं कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. लेट अस स्टार्ट दिस. फर्स्ट इज अ मेटालिक कैरेक्टर. दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ऑल्सो द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गवर्न्स द हाई डेंसिटी, हाई एटॉमाइजेशन एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका रीजन आपको अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में करना है. दूसरा आ जाता है एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई जो है 2 फैक्टर्स पे यहाँ बेसिकली डिपेंड करता है. पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि शील्डिंग पर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन डी इलेक्ट्रॉन्स जो हम इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं उसमें. सो ये दोनों ही ऑपोजिट है. तो इनिशियली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो डिक्रीज होगा, फिर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं इसलिए नॉर्मल हो जाएगा, इक्वल साइज हो जाएगा, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डी सीरीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट से. तो इसीलिए साइज फिर से इंक्रीज होगा. इसलिए जब भी आप ये ग्राफ देखेंगे तो डिक्रीज, नॉर्मल एंड देन इंक्रीज आएगा. तो इसमें तीनों पार्ट पर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिक्रीज क्यों होता है, सेम क्यों है, और फिर इंक्रीज क्यों हो रहा है, राइट. और दूसरे पार्ट जो क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड वो होते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर, जिसमें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस है कि डिफाइन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड गिव इट्स 2 कॉन्सिक्वेंसेस. और आ जाएगा कि जिरकोनियम और हाफनियम का सेम साइज क्यों है, या फिर जो 4D और 5D एलिमेंट्स हैं उनका सिमिलर साइज क्यों है, क्यों साइज जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है. तो रीजनिंग उस केस में आप हमेशा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से एक्सप्लेन करेंगे. और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि इसमें 4D और 5D में जो साइज सिमिलैरिटी आती है वो बिकॉज ऑफ इंटरवीनिंग 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो उनके आने की वजह से जो हमारा स्क्रीनिंग और शील्डिंग है वो बहुत ही कम है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है. तो जिसकी वजह से साइज जो है कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है. तो जितना इंक्रीज होना चाहिए शेल के बढ़ने पर उतना ही डिक्रीज हो जाता है लेंथेनॉइड के आ जाने पर. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी 4D की ज्यादा की होती, 5D की ज्यादा की होती है एज कंपेयर टू 3D 4D एलिमेंट्स. सो द रीजन अगेन विल बी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. सेकेंड थिंग जो आ जाती है आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड वो आ जाता है रिडक्शन पोटेंशियल, स्पेशली इन द केस ऑफ कॉपर, कि कॉपर 2 पॉजिटिव का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव क्यों है. तो वहां पर आपको
एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रेशन और आयनाइजेशन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो द रीजन वुड बी हाई हाइड्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट फीचर आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें एक तो ये आ जाता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों है, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ NS एज वेल एज N-1d इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरी चीज जो आ जाती है कि कौन से एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो उसमें आ जाएगा मैंगनीज, क्योंकि वो अप टू 7 दिखाता है, ठीक है। और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, तो वो +2 है, क्योंकि NS इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। सो ये पॉसिबल क्वेश्चंस है। और यहां पर आ सकता है कि एप्लीकेशन पार्ट से कि वाई डू दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, या फिर वो कैटलिस्ट की तरह क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज कैन शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो इस केस में आपको या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, या फिर गिवन होगा और बताना होगा कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों चीजें ही आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल, ठीक है। और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो गिवन आयन है वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द 2 काइंड्स ऑफ मैग्नेटिज्म शोन बाय एलिमेंट्स एंड इन देयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कंपाउंड्स। सो उस केस में पैरा और डायमैग्नेटिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। पैरा जो वो होते हैं जो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड हैं, और डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट फॉर्मेशन की या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। सो इन दोनों केसेस में आपके 2 ही रीजंस रहेंगे, एक तो प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल और दूसरा हाई चार्ज टू साइज रेशियो, यानी हाई चार्ज होता है और स्मॉल साइज होता है, इस वजह से वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, और वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से वो कॉम्प्लेक्स और कैटलिस्ट दोनों का काम कर सकते हैं। सो दिस इज द रीजन। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपको ये 2 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई dd कंपाउंड्स आर और d एलिमेंट्स आर कलर्ड, राइट। सो उस केस में आप बोलेंगे d to d ट्रांजिशन हो जाता है, तो लिगेंड्स की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल है, ठीक है। और इस वजह से d से d इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से दे आर कलर्ड कंपाउंड्स। स्पेशली जब भी एक क्वेश्चन कलर ऑफ मैंगनीज के ऑक्साइड पर आएगा, यानी परमैग्नेट का और डाइक्रोमेट का कलर आएगा, उस केस पे आपको रीजन dd ट्रांजिशन नहीं लिखना है, उसमें आपको लिखना है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाई डू दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, बिकॉज उनके पास वॉइड्स हैं। वॉइड्स क्या होते हैं, खाली स्पेसेस, पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो खाली जगह होती है वहां पे छोटे छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उनको वो अकोमोडेट कर सकता है, इसलिए वो इंटरस्टिशियल्स बनाता है। दूसरा आ जाता है अलॉय। अलॉयस का मतलब क्या होता है कि मेटल मेटल का एक मिक्सचर बन गया, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, तो वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनके जो आयंस है उनका सेम साइज होता है, तो इस वजह से एक आयन दूसरा आयन को रिप्लेस करके अलॉय बना सकता है। एग्जांपल्स जो आपने हमेशा से पढ़े हैं, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हाई मार्किंग क्वेश्चंस में आता है, 3 to 5 मार्क्स, 2 मार्क्स के भी सेपरेट क्वेश्चंस आ जाते हैं, विच इज रिलेटेड टू डाइक्रोमेट और परमैग्नेट। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इसमें कि और से सिंथेसिस बताइए या क्या और यूज करते हैं, ठीक है। एक तो ये आ जाता है, तो आप क्रोमाइट याद रखने का तरीका है क्रोमाइट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ठीक है, डाइक्रोमेट और डाइक्रोमेट। दूसरा क्वेश्चन जो रीजनिंग का आ जाता है कि बताइए कि सोडियम को हम पोटेशियम में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, तो रीजन वुड बी द सॉल्युबिलिटी। इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी को कम करने के लिए, ताकि वो वाटर या सॉल्यूशन रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट हो सके, हम KCl डाल देते हैं, ठीक है। देन दिस रिवर्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट कि एसिड के प्रेजेंस में डाइक्रोमेट बनता है और बेस की प्रेजेंस में रिवर्स हो जाती है रिएक्शन, यानी डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड रिएक्शन आती है वो ये है कि दिस इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन एसिड इज प्रेजेंट इन इट, तो यानी एसिड की प्रेजेंस में जो आयोडाइड है वो आयोडीन बन जाएगा और क्रोमियम जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, और ये हमेशा ऐसा होगा, या फिर आपसे एग्जाम्पल के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। दूसरी चीज जो इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इनके स्ट्रक्चर्स।
तो स्ट्रक्चर्स में आपको सिंपल चीज याद रखनी है हमेशा, इसमें भी और पर मैग्नेट के स्ट्रक्चर्स में भी, कि आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, यानी 4 बॉन्ड्स। सबसे पहले 4 बॉन्ड्स बनाने के बाद ये 4 ऑक्सीजन को प्लेस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इस मॉलिक्यूल पर 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और बाकी 2 ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। सिमिलरली डाइक्रोमेट जब हम बनाएंगे तो हर क्रोमियम 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो इसका मतलब 1 ऑक्सीजन का ब्रिज आ गया, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, क्रोमियम 4 ऑक्सीजन से हर क्रोमियम 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है डाइक्रोमेट में, तो 1 ऑक्सीजन कॉमन आ गया, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद 2 नेगेटिव चार्जेस है, यानी 2 नेगेटिव हैं ऑक्सीजन, तो बाकी ऑक्सीजन क्या हुई, डबल बॉन्डेड हुई। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं क्रोमेट और डाइक्रोमेट का। सिमिलरली आप स्ट्रक्चर KMnO4 नेगेटिव का अगर आ जाता है, विच इज पर मैग्नेट, भी बना सकते हैं। उसमें Mn से 4 ऑक्सीजन है और 1 ही ऑक्सीजन सिर्फ नेगेटिव है, यानी बाकी 3 ऑक्सीजन विल बी डबल बॉन्डेड टू Mn, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है कि कलर क्यों है। एज आई सेड, कलर इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से है। नेक्स्ट पर मैग्नेट, इसकी ओरिजिनल सिंथेसिस आ सकती है एज सच, कि हाउ विल यू प्रिपेयर फ्रॉम इट्स ओर। सेकेंड चीज जो आ सकती है वो आ सकती है कि कलर क्यों है, एज आई सेड LMCT की वजह से। तीसरी चीज जो आ सकती है वो इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर, यानी एसिड और बेस में अलग अलग काम करता है। तो एक कॉमन चीज है इन दोनों में कि एसिड की प्रेजेंस में दोनों ही आयोडाइड को आयोडीन करेंगे, ठीक है। पर मैग्नेट बेस की प्रेजेंस में आयोडेट देता है, करेक्ट। और जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें वापस से ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, यानी इसको हीट करने पे पूरा रिएक्टेंट्स जो है प्रीवियस टू रिएक्टेंट्स मिल जाएंगे। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड अपॉन स्ट्रांगली हीटिंग द परमैग्नेट सॉल्यूशन, ओके। देन स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली इसमें, और एप्लीकेशंस ऑफ परमैग्नेट सॉल्यूशन, वेयर डू यू यूज इट, हाउ डू यू यूज इट, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए आपने देखा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी यूज होता है ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा, ये डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में यूज होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज करता है यानी माइक्रोब्स को किल कर सकता है। सो ये मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट था डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स, ठीक है, या फिर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अलावा भी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहे हैं, जैसे कि +4 एंड +2, एंड द रीजन विल बी स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि उनका कलर कम क्यों है, वाई दे आर पेल कलर और सिमिलर कलर्स क्यों है, क्योंकि FF ट्रांजिशंस है, 4F एलिमेंट्स की FF ट्रांजिशंस है, तो उसमें जो ट्रांजिशन की एनर्जी है वो बहुत कम है, इसलिए कलर ज्यादा नहीं दिखाते ये। बट एक्टिनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट, सिमिलरली जो इसमें फर्दर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए कलर कंपाउंड्स ये नहीं बनाते। बट एक्टिनॉइड्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादातर कॉमन है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो इसमें पार्ट आ जाता है वो आ जाता है एप्लीकेशन पार्ट, कि एक्टिनॉइड्स कहाँ यूज होते हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो आता है वो मीश मेटल का है, कि ये कौन से मीश मेटल क्या होता है, या फिर एक एप्लीकेशन के टर्म्स में आपको लिखना होगा कि ये मीश मेटल में यूज होता है, जो कि फर्दर एप्लीकेशन है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलेट्स एंड शेल्स, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स के रेडियो एक्टिव हैं, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक। रेस्ट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और उसमें सभी क्वेश्चंस हैं जो अब तक लास्ट 10 years में आए हैं, एंड यू विल गेट टू नो एन आइडिया अबाउट कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट नीड टू बी रिमेंबर्ड। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो बिल्कुल ब्रीफ समरी है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और अकॉर्डिंग टू दिस इसमें से जो मेन क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं वो है अबाउट नेमिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स, या फिर नाम से उसका स्ट्रक्चर बताना, ठीक है। ये 2 बहुत ही कॉमन चीजें हैं और हमेशा आती हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली इस पर होंगे।
So when we look into the coordination compound of a transition element, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आ सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेटल की इस गिवन कॉम्प्लेक्स में, या फिर गिवन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, या कौन कौन से लिगेंड्स हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो बाहर है वो आयनाइजेबल आयन होता है, यानी इन दोनों का सेपरेशन हो जाता है और ये कभी भी इसके अंदर के लिगेंड्स कभी सेपरेट नहीं होते। और नेमिंग में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि जो भी नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स होंगे उसके नाम के लास्ट में ओ आ जाएगा, और अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हुआ तो मेटल के नाम के बाद 8 आ जाएगा। और हमेशा आपको याद रखना है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर जरूर लिखें नाम में। सेकेंडली आ जाता है क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन वर्नर्स थ्योरी कि व्हाट वर द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। तो उसमें आपको मेंशन करना होगा प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में और उनका क्या मीनिंग है। जैसे कि प्राइमरी वैलेंसीज का मतलब है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और ये आयोनाइज हो जाती है, यानी टूटकर जब पानी में डिसॉल्व होगा तो क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक आयन की तरह अलग डिसॉल्व होगा। और सेकेंडरी वैलेंसीज वो होती हैं जो इसके अंदर होती हैं, यानी जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल का, राइट। तो अगर 6 है तो मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर 4 है तो वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है बेसिकली। देन क्वेश्चंस जो आते हैं आइसोमेरिज्म पर। अब गिवन कंपाउंड में क्या आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, या फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, या फिर आप इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाइए, ठीक है। और ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विद 1 एग्जांपल ईच बताइए। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कोई एक कॉमन एग्जांपल याद कर लीजिए जो ज्यादातर के लिए एप्लीकेबल होगा। सिमिलर से एग्जांपल्स याद किए जा सकते हैं इसमें। So let us see what kind of isomerisms are there. There are 2 types, structural and stereo. Structure में further classifications है different types of structural isomerism में, which is linkage जो हमेशा ambidentate ligands दिखाते हैं, ठीक है। Ionization isomerism तब होता है जब प्राइमरी और सेकेंडरी में exchange of ligand होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अलग अलग टाइप ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो इसी की एक फर्दर कैटेगरी हाइड्रेशन भी आता है आइसोमेरिज्म, जिसमें वाटर एक लिगेंड होगा, तो एक कॉम्प्लेक्स में वो अंदर होगा और दूसरे कॉम्प्लेक्स में वो बाहर होगा। नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमर। सो इसमें हमेशा क्या होगा कि 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स दिए होंगे, राइट, और इसमें एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स रहता है। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दिस इज ऑफ 2 टाइप्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्यादातर क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि जो गिवन आइसोमेरिज्म है उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताइए और कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये भी बताना है। तो इस केस में ज्योमेट्रिकल जो है, अगर सिस ट्रांस की बात करें तो जब भी 2 सेम लिगेंड्स ऑपोजिटली होते हैं तो वो ट्रांस होते हैं और अदरवाइज वो सिस होते हैं। सिमिलरली मेरिडोनियल एंड फेशियल आइसोमेरिज्म भी आ सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, और ऑप्टिकली एक्टिव हमेशा सिस होगा, ट्रांस जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर होगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो स्ट्रक्चर में बेसिक 2 थ्योरीज हैं, एक वीबीटी है और एक सीएफटी थ्योरी है। वीबीटी थ्योरी जो बेस्ड थी वो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बताने की थी, ठीक है। तो उसमें बताया जाता है कि जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, म्यू क्या है, ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि बैक कैलकुलेशन से कि कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी ऑर्बिटल में, और फ्रॉम दैट इट क्लासिफाइज इनटू इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल का मतलब है कि 3D ऑर्बिटल को यूज किया गया है हाइब्रिडाइजेशन में अलोंग विद 4s एंड 4p। आउटर का मतलब है 4 का ही D यूज किया गया है, आउटर साइड वाला D ऑर्बिटल्स। तो इनर ऑर्बिटल में इनसाइड 3D यूज करने के लिए हमें वैकेंट D की जरूरत है, तो इससे स्पिन की पेयरिंग होती है। स्पिन पेयरिंग होने की वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। सिमिलरली आउटर के केस में हायर स्पिन होंगे बिकॉज 3D के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं किया इसलिए, ठीक है।
तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस है कि वीबीटी के अकॉर्डिंग ये दो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो निकल के कॉम्प्लेक्स पर आता है, जैसे NiCO4 और NiCN4 2 नेगेटिव पर, कि इन दोनों का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो सेम है, बट दे हैव अ स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। सो वेदर दे हैव द सेम मैग्नेटिक मूवमेंट और वेदर दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऐसे भी आ सकता है। तो मोस्टली इस पर निकल का कॉम्प्लेक्स का डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है या एक्सप्लेनेशन के लिए आता है। नेक्स्ट कम्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, और इस पे डायरेक्टली आता है कि डायग्रामेटिकली ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसा स्प्लिटिंग होगा वो दिखाइए, या फिर टेट्राहेड्रल फील्ड में कैसी स्प्लिटिंग होगी वो दिखाइए। तो उसके लिए आपको ये वाला डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होगा, और ये जो स्प्लिटिंग का एनर्जी है, जो डिफरेंस है T2G और EG ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, राइट। तो एक बार ऐसा भी आया है क्वेश्चन कि CFSE कैलकुलेट करनी है। CFSE कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है कि 2/5 जो है मल्टीप्लाई करना है इन नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और 3/5 मल्टीप्लाई करना है EG में, और उन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी CFSE की वैल्यू, राइट। मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद, बिकॉज वन इज स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी, अनदर इज इंक्रीज इन एनर्जी, ठीक है। तो स्टेबलाइज्ड माइनस हायर एनर्जी विल बी द डिफरेंस बिटवीन CFSE या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो हमें क्रिस्टल फील्ड से मिली है। नेक्स्ट इसके डायग्राम्स के अलावा आ जाता है व्हाट इज द, सपोज ऑक्टाहेड्रल के लिए यू नो CFSE क्या है, देन टेट्राहेड्रल के लिए क्या होगा गिवन द सेम लिगेंड्स। तो उस केस में आपको सिर्फ वो फॉर्मूला लगाना है कि इट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट, और 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। इसमें दो चीजें आती हैं कि कब पेयरिंग होगी कब अनपेयरिंग होगी, जिसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिफाइन की गई है। तो कभी कभी गिवन लिगेंड्स को अरेंज करना होता है इन देयर स्प्लिटिंग एफिशिएंसीज। सो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का कि हेलोजेंस की सबसे कम होगी, उसके बाद ऑक्सीजन से रिलेटेड होंगे लिगेंड्स, एंड देन उसके बाद नाइट्रोजन और फिर कार्बन वाले लिगेंड्स होंगे। सो इस ऑर्डर में जो है स्प्लिटिंग इंक्रीज होगी। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस में हाई स्पिन और किस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, ठीक है। तो हाई स्पिन का मतलब है कि स्प्लिटिंग बहुत कम है, यानी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और स्प्लिटिंग बहुत कम है। लो स्पिन का मतलब है कि पेयरिंग हो गई है, यानी पेयरिंग के लिए हमें कम एनर्जी लग रही है, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है। सो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस इस पार्ट पर, आइसोमरिज्म पर और नॉमेनक्लेचर पर जरूर होंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर आ सकते हैं, कि जैसे उसमें आप लिख सकते हैं कि कुछ मेटल्स की एक्सट्रैक्शन एज अ कॉम्प्लेक्स होती है, या फिर मेडिकली इट कैन बी यूज्ड इन किलेटिंग थेरेपीज। थर्ड एप्लीकेशन कम्स द कलर ऑफ क्लोरोफिल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इन इट। So this is all about coordination compound. You can go through these topics and attempt the questions which are given in the description box. That will give you a full insight about the type of questions you will get from this chapter.